इंडिया से पैसा लूट लूट के ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इन्वेस्ट किया। वहां पे रेलवेज, रोड, फैक्ट्रीज बनवाई। कॉलोनियलिज्म के टाइम पे जितनी भी वॉर ब्रिटेन ने लड़ी, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, इन सब का खर्चा उन्होंने इंडिया के ऊपर डाल दिया और फिर उसको कर्ज दिखा के सालों तक यहां से रेवेन्यू और इंटरेस्ट लेता रहा। तो अगली बार जब आप हॉलीवुड मूवी देख के ताली बजाना जिसमें एक महान ब्रिटिशर हिटलर से शुरू हीरो की तरह लड़ रहा है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि उस लड़ाई का जो खर्चा है वो आपके पूर्वजों की कमर तोड़ के निकाला गया था। आज की डेट में सबको सिखाया जाता है कि यूरोप और अमेरिका के देश इसलिए एडवांस बने क्योंकि वो बहुत ही इनोवेटिव थे। हमारे यहाँ से भी जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं या बाहर के राइटर्स को पढ़ते हैं, वो इस चीज को बड़ी आसानी से मान लेते हैं कि ये लोग हमसे ज्यादा इनोवेटिव है। लेकिन देखिए, जो असली हिस्ट्री है ना, वो ना तो इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है और ना ही ब्रिटिशर्स के बच्चों को पढ़ाई जाती है। आज की डेट में पूरा वेस्ट जो है ये फ्री ट्रेड की बहुत बात करता है, लेकिन कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक भी शब्द मेंशन नहीं किया इन्होंने कि ईयर 1700 से 1846 के बीच में एशियन टेक्सटाइल के खिलाफ इन्होंने कितनी कड़ी पॉलिसी अपना रखी थी। अगली बार आपके सामने अगर कोई वेस्ट कंट्रीज का महिमा मंडन करे तो उससे ये जरूर पूछिएगा कि ईयर 1765 से लेके 1945 तक इंडिया की जो एक्सपोर्ट सरप्लस अर्निंग थी उसका क्या किया इन्होंने। ये सारी चीजें ये लोग लिखते क्यों नहीं अपनी बुक्स में। आजादी के बाद इवन आज की डेट तक इंडिया जिन दिक्कतों में फंसा हुआ है उनमें से ज्यादातर का जो सेंटर है वो ब्रिटिश राज ही है। चाहे वो हमारा करप्ट सिस्टम हो, इनफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम हो, पुलिस का अत्याचार हो या फिर रिलीजन का इशू हो। एक कहावत है कि चोरी का पैसा मोरी से निकलता है। ब्रिटिशर्स इतना पैसा लूट के ले गए, लेकिन आज की डेट में इनकी इकोनॉमी फटेहाल हो गई है। वहीं इंडिया इतना पैसा लुटवाने के बाद भी दोबारा से ट्रैक पे आ रहा है। और रही बात ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो आज की डेट में एक इंडियन संजीव मेहता ने इसको खरीद लिया है और आज की डेट में ये कंपनी लग्जरी टी, कॉफी वगैरह ये सब बनाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जहां भी लड़ाई करती थी या फिर लड़ाई में इन्वॉल्व होती थी तो उस पर फाइन लगाती थी। उनका यह कहना था कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से लड़ाई करनी पड़ी है और इस लड़ाई में हमारा इतना खर्चा हुआ है, तो ये जो पैसा है ये आपको देना पड़ेगा। ये सारा पैसा ये खजाने से या फिर टैक्स रेवेन्यू सिस्टम जो होता था उसमें से निकालते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कई तरीके से एग्रीमेंट करवाती थी और एग्रीमेंट ना पूरा होने पर टैक्स के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लेती थी। इस पूरी लड़ाई को बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है और इस लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि असली कमाई तभी हो पाती है जब पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, क्योंकि जब इनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल आया तो पूरा का पूरा टैक्स इनके पास आ रहा था और जिस तरीके से ट्रेड करना चाहते थे उस तरीके से कर रहे थे। तो इसके बाद ब्रिटिशर्स ने पैसे वगैरह देके लोकल लोगों को भी अपनी आर्मी में रखा और इंग्लैंड से और आर्मी भी मंगवाई और पैसा इनके पास जरूरत से ज्यादा हो गया था, तो जहां पे जरूरत पड़ती थी वहां पे राजा वगैरह को पैसे देके अपनी तरफ कर लेते थे। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये सारा जो एरिया था ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। अब इसके बाद ईयर आता है 1764 और उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने बंगाल का नवाब बना के रखा था उनके ऊपर भी आम जनता से बहुत प्रेशर आने लगा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा पैसे और रिसोर्सेज ले रही थी बंगाल का, तो इससे लोगों का भी बहुत प्रेशर बन रहा था। तो इन सारी चीजों की वजह से बंगाल के जो नवाब थे वो अवध के नवाब और मुगल एम्परर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं। इसको बैटल ऑफ बक्सर भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे भी इनकी कोऑर्डिनेशन सही नहीं थी, तो ये लड़ाई भी ईस्ट इंडिया कंपनी से ये लोग हार जाते हैं। इसके एक साल बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने खुद को बंगाल का गवर्नर और कमांडर ऑफ चीफ घोषित कर दिया था और इसके साथ साथ जितने भी दीवानी राइट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद के पास रख लिए थे। मतलब कि बंगाल के अंदर अब जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उस सब पे ईस्ट इंडिया कंपनी का हक होगा। इस पूरे गेम को अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं, एक एग्जांपल समझाऊं, जैसे अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि गवर्नमेंट टोल प्लाजा का जो कलेक्शन होता है वो प्राइवेट कंपनी को दे देती है कि आप जितना मर्जी टोल कलेक्ट करो, बस साल का एक फिक्स अमाउंट हमें दे देना और उसका मेंटेनेंस वगैरह सब आपको देखना होगा। लेकिन अगर ऐसा मान लो कि आप ये जो टोल कलेक्टर है ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए, जो सरकार के हेड हैं उनको किडनैप कर लें या मार दें या उनको किसी तरीके से कन्विंस कर लें अपनी तरफ, और ये जितने भी ठेके हैं इन सब की जो पेमेंट आ रही है वो अपने पास रख लें और गवर्नमेंट को कुछ भी देना बंद कर दें और उसके बाद मन चाहा टोल कलेक्ट करने लगे और फिर सड़क बनवाना हो, उसको रिपेयर करवाना हो, उसके लिए मना कर दें और लोगों को बोलें कि ये तो सरकार का काम है। ऐसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रही थी। इन्होंने बिहार, उड़ीसा और बंगाल से इतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया कि कुछ बचा ही नहीं। ईयर 1770 में बिहार और बंगाल में अकाल पड़ गया था। 70 लाख से 1 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी। अब आप बोल सकते हो कि अकाल तो नेचर की वजह से होता है, लेकिन इसका मेन रीजन जो था उसके पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्रेसिव पॉलिसी थी। और जब इस भुखमरी से लोग मर गए थे तो जो मरे हुए लोग थे उनका जो टैक्स बनता था वो जिंदा लोग जो थे उनसे कलेक्ट किया गया और जो गेहूं वगैरह भी बचा था उन सबको भी अपने पास रख लिया। लोग भूखमरी से मरे उस एरिया में। बंगाल जो था वो इतना प्रॉस्पेरस रीजन था, इन्होंने लूट लूट के वहां पे भूखमरी फैला दी थी और लूटने के बाद ये सारा पैसा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आराम से ब्रिटेन में पहुंचा देती थी और खुद और स्ट्रॉन्ग डे बाय डे होती जा रही थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये सब एरिया ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। नॉर्थ इंडिया में पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका था, लेकिन इनकी ग्रीड जो थी वो खत्म नहीं हो रही थी। बाकी जो साउथ का एरिया था वहां पे भी कैसे कब्जा किया जाए, वहां का जो ट्रेड है उसको भी अपने कंट्रोल में कैसे लिया जाए,
इन सब चीजों में इनका दिमाग चल रहा था। तो देखिए ये जो है, ये है मैसूर, और ये जो सी साइड है इसको मलाबार कोस्ट कहते हैं, और यहाँ से ट्रेड होता था। और मैसूर के जो राजा थे वो इस पे कंट्रोल करते थे, और इस एरिया पे, और ये जो पोर्ट है जो मैंने मलाबार कोस्ट बताया, इस पे ब्रिटिशर्स की नजर थी। मैसूर के राजा थे हैदर अली और उनके बेटे थे टीपू सुल्तान। ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई भी एक्टिविटी मैसूर के एरिया में नहीं चलने देते थे, और इन सारी चीजों की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मलाबार कोस्ट से ट्रेड नहीं कर पा रही थी। अब इसके पीछे एक तो रीजन ये था कि जो मैसूर का किंग था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतों के बारे में पता था, और दूसरी चीज ये थी कि इस कोस्ट से, जो मलाबार कोस्ट था, यहां से ये राजा फ्रेंच कंपनीज के साथ ट्रेड करता था, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट होता, इसलिए ब्रिटिशर्स को ये लोग दूर रखते थे। और यही सारी चीजों की वजह से 1761 में वॉर हुई मैसूर किंगडम में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसमें हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरीके से हरा दिया। फिर 1780 में फिर से वॉर हुई, इसमें फ्रेंच ने भी मदद की थी। तो हैदर अली, उनके बेटे थे टीपू सुल्तान, और इस वॉर के बीच में ही हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद टीपू सुल्तान राजा बनते हैं, और ईयर होता है 1783। अब क्योंकि ये सारा लड़ाई के बीच में हुआ था, तो इस पर्टिकुलर लड़ाई में टीपू सुल्तान के हाथ से काफी एरिया निकल जाता है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाता है। उसके बाद एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन टीपू सुल्तान को पता था कि ये लड़ाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी से है ये दोबारा फिर से होगी, और इस बार वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। टीपू सुल्तान एक मॉडर्नाइज्ड टेक्नोक्रेट थे, वो फ्रेंच से नए नए वेपन इंपोर्ट करने लगे और अपनी आर्मी को काफी मॉडर्नाइज किया। और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी भी प्लान कर रही थी टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक करने का, और इस बार जब अटैक करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और हैदराबाद के जो निजाम थे उनसे सपोर्ट लेती है, और उसके बाद हमला करती है। मैसूर किंगडम की जो सबसे बड़ी सिटी थी उस पर कब्जा कर लेती है, और टीपू सुल्तान के जो दोनों बच्चे थे उनको अपने पास रख लेती है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि जब तक टीपू सुल्तान आधा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे देंगे, और ये जो बार बार इनको लड़ाई करनी पड़ रही है, इसका जो फाइन है 3 करोड़ रुपए, यानी कि आज के हिसाब से 3,500 करोड़ होगा, इतना फाइन अगर नहीं दे देती है तब तक बच्चों को वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन टीपू सुल्तान इन सारी बातों में से कोई सी भी बात नहीं मानते हैं, और मदद वगैरह के लिए कई जगह पे बात भी करते हैं अपने आसपास के किंगडम में, लेकिन बात नहीं बनती है। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनल अटैक करती है और उनकी डेथ हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान के खजाने से लगभग 2 मिलियन यूरो, आज की डेट का अगर हम हिसाब लगाएं तो 1800 करोड़ का गोल्ड होगा, ये लिया था। ज्वेलरी, बाकी वैल्यूएबल आइटम लूटे। इसके बाद ईयर 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल कैपिटल दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया, और तब तक मुगल सल्तनत एकदम खत्म भी हो चुका था। बादशाह के पास अब कोई इनकम नहीं बची थी, क्योंकि पूरा रेवेन्यू जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था। और दिल्ली पे भी अपना कंट्रोल लेने के बाद मराठा, जिनकी मदद लेके ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान को हराया था, उनके ऊपर भी अटैक कर देती है, और मल्टीपल वॉर होती है मराठा किंगडम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा किंगडम पे भी कब्जा कर लेती है। इसके बाद आगे चल के सिख एम्पायर पे भी कब्जा कर लेती है, कई सारी लड़ाई यहाँ पे भी होती है। ईयर 1847 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया कि इस डॉक्ट्रिन के मुताबिक अगर कोई इंडियन रूलर की डेथ हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल में आ जाएगा, अगर उसका कोई मेल वारिस नहीं है तो। और इस रूल की वजह से उदयपुर, झांसी और अवध जैसे किंगडम जो थे वो भी कंपनी के कंट्रोल में आ गए थे, और ऐसे कर करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया पे कंट्रोल ले लिया था। और ऐसा भी नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ इंडिया में ही गड़बड़ करी थी, ये लोग अपने देश ब्रिटेन में भी गड़बड़ कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया था कि इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी काफी नजदीकियां बढ़ाई। रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोगों ने इंडिया से पैसा लूट लूट के ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट था वहां की सीटें और वहां के एमपीज दोनों को खरीदना शुरू किया, और पैसा खिला खिला के इन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट अपने हिसाब से चलवाए। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये चीज समझ में आने लगी, और कुछ टाइम के बाद कंपनी के ऊपर पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती है, और कंपनी के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग और ब्राइबरी के केस लगते हैं, और इस कंपनी को हटा दिया जाता है। अब इसके बाद ईयर 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आती है, जिसके बाद इंडिया जो था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी इधर उधर तरीके से ट्रेड कर रही थी, इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना देती है। अब इस एक्ट के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी उनको खत्म कर दिया गया। अब डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडिया को कंट्रोल कर रही थी, और ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर लिया। और इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरी थी, रेवेन्यू, पोजेशन, सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था। देखिए अगर शॉर्ट में समझाऊं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्लान तरीके से डाका डाला था। इन्होंने जितनी भी जीत हासिल करी सब धोखेबाजी, रिश्वत और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के करी। जिनके साथ भी अलायंस किया इन्होंने उनको खुद ही बाद में जाके मारा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जब पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट पिक्चर में आ जाती है, और वो फिर इंडिया के ऊपर कंट्रोल करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इंडिया की वेल्थ से $45 ट्रिलियन लगभग 200 साल में लूटा। अगर इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ब्रिटेन की अब की जीडीपी जो है वो $3 ट्रिलियन की है।
ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की वेल्थ को तो लूटा ही, साथ में इंडिया की जो फॉरेन एक्सपोर्ट अर्निंग आती थी उनको भी लंदन भेजना चालू कर दिया था। अब इन सारी वजह से इंडिया के पास मशीनरी, कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी हो, इन सब के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा था। इंडिया अपने आप को मॉडर्नाइज ही नहीं कर पाया। ब्रिटिशर्स ने बहुत ही भारी लूट मचाई इंडिया के अंदर। ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है कि इवन आज की डेट तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कलेक्टर बोला जाता है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे कलेक्टर वर्ड यूज होता था, जिन्होंने टैक्स ले लेके भुखमरी पे लाके खड़ा कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुली लूट की, लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। पहले इन्होंने आम जनता का टैक्स बढ़ा के 3 गुना कर दिया, फिर उनके ही टैक्स के पैसे से उनका ही सामान खरीदा और फिर आगे चल के ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब कि इतने सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी इंग्लैंड में भेजा वो सब फ्री में भेजा, हमसे पैसे लेके हमसे ही खरीदा और फिर उसको उठा के अपने देश भेज दिया। अब एक आम किसान और आम जनता इस चीज को समझ ना पाए उस टाइम पे, इसलिए इन्होंने 2 डिपार्टमेंट बनाए थे। टैक्स कलेक्ट करने के लिए अलग से ऑफिस था, अलग डिपार्टमेंट था, और एक आम जनता से और किसान से सामान खरीदने के लिए अलग डिपार्टमेंट था, वो इनसे सामान खरीदता था ताकि ये सारी चीजें एथिकल लगे। आज भी अगर आप देखोगे तो इसको अलग अलग बिजनेस मॉडल से रिलेट करके इसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये खुली लूट चल रही थी इंडिया के रिसोर्सेज की। सिर्फ कुछ ही इंडियंस थे जिनको फायदा हुआ, वो बस वही इंडियंस थे जिन्होंने इनकी लूट में दलाली की और इनके सामने झुक गए। इवन आज की डेट में अगर आप कुछ बिजनेस हाउसेस की हिस्ट्री पढ़ोगे, जो लंबी लंबी बातें करते हैं कि हमारे ये बिजनेस मॉडल था, हमने इस तरीके से अपना बिजनेस बनाया, असल में सारे उस टाइम पे अंग्रेजों की दलाली करते थे। आज की डेट का पूरा ये जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट ग्लोबल सिस्टम है वो इसी लूट पे बना हुआ है।